बार फिर से स्वागत है। सेक्स एजुकेशन के अंदर जो हम आप लोगों को अभी तक जानकारी बताते आए हैं, उसी सीक्वेंस में आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी से संबंधित। तो दोस्तों, चैनल पे बताई जाने वाली वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप अच्छे से ध्यान से देखिए, जिससे आपको यहाँ पे जो सेक्स एजुकेशन के अंदर प्रेगनेंसी का टॉपिक जो क्लियर किया जाएगा, उसकी आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। आप लोगों को चैनल पे जो पहले वीडियो हमने अपलोड किए थे, उसके अंदर हमने बताया था कि कैसे अपनी राइट एज के अंदर आने के बाद हम एक सही पार्टनर का सिलेक्शन करें, कैसे हमारे राइट पार्टनर के सिग्निफिकेंस होते हैं, कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति की पहचान करके अपने पार्टनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब कानूनी तौर पे शादी करने के बाद आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तब बात आती है कि अब कौन सी एज का सिलेक्शन करें जिसके अंदर हम पेरेंट्स बने। पेरेंट्स बनने के लिए जो एक सही एज है, उसको हमारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस एज का सही टाइम पे सिलेक्शन नहीं करते तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कई सारी समस्याएं आती हैं। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो साइंटिफिक डेटा, सर्वे और स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमारे को पता पड़ता है वो ये है कि 25 से जो 30 की एज होती है, इस एज के अंदर यदि कोई कपल अब पेरेंट बनता है, तो ये एज उसको बहुत कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस एज के अंदर आने के बाद मोस्टली लोग इकोनॉमिकल स्टेबल हो जाते हैं, उनके पास अपनी खुद की जॉब होती है या कोई ना कोई रोजगार होता है। दूसरी बात, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो किसी भी डिसीजंस को लेने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं, सही निर्णय लेने की उनके अंदर क्षमता डेवलप हो जाती है। साथ ही उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो उन चीज़ों को, जो परेशानी उनके सामने आती है, कई सारी ज़िंदगी में हमारे को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन सभी को आसानी से सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। अगर हम कम एज के अंदर माता पिता बनते हैं तो हम इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं होते, साथ ही हमारे को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा, हमारे अंदर मैच्योरिटी कम होती है तो हम बहुत सारी परेशानियों से बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। इसलिए 25 की एज से पहले जो माता पिता बनते हैं, उनके अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। साथ ही हमारे जो सोसाइटी है, इसके अंदर कम एज में जो बच्चे माता पिता बनते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू और जो लेवल होता है वो प्रॉपर मैनेज भी नहीं होता। इस वजह से उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा हो गई है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पेरेंट जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि स्टडीज़ बताती हैं कि 30 की एज के ऊपर जो लोग माता पिता बनते हैं, उनकी फर्टिलिटी पावर जो होती है, यानी कि प्रजनन क्षमता, वो धीरे धीरे करके घटने लग जाती है। इसलिए बेस्ट एज है 25 to 30। जैसा कि सोसाइटी के अंदर जो क्राइम्स हम लोग देखते हैं, जो हमारे सामने जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है, यदि हम प्रेगनेंसी के टॉपिक पर बात करें किसी से भी, तो पाएंगे कि जब भी प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात जब भी आएगी तो बोला जाता है कि यह फीमेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि सेक्स एजुकेशन के अंदर हमारे को ये चीज़ समझना चाहिए कि हम अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेल पार्टनर की भी होती है, क्योंकि बच्चा आप दोनों का ही होता है। अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, एक अच्छा बिहेवियर प्रोवाइड करवाएंगे, उसको कोऑपरेट करेंगे, और आपकी पार्टनर भी आपको इन्हीं चीज़ों को देती है, तो आप इस प्रेगनेंसी की जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से आप इसको साथ में मिल कर के तय कर सकते हैं। यदि आप इस पूरे सफ़र के अंदर सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियों का वजन रख देंगे,
तो वो इस जर्नी को फेस करने में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करता है। हमारे भारत के अंदर बहुत बड़ी दुखदायी बात यह है कि फीमेल्स को ही इस जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। मोस्टली जो हस्बैंड होते हैं वो फीमेल्स के ऊपर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोप देते हैं, और इस वजह से जो फीमेल पार्टनर होती है उसको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आपको सेक्स एजुकेशन में इस चीज़ की सलाह दी जाती है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ साथ अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और दोनों ही एक दूसरे के लिए दायित्व का वहन करें। सेक्स एजुकेशन के अंदर जो हम प्रेगनेंसी का टॉपिक समझ रहे हैं, इसके अंदर हमारे को सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं वो ये चीज़ है कि प्रेगनेंसी टेस्ट, कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरे को किसी तरीके का डाउट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो वो इन चीज़ों को कैसे टेस्ट करेगी, कैसे उसको टेस्ट करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या चीज़ें उसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो आप चाहते हैं उसके लिए मार्केट में किट फॉर्म में किट्स अवेलेबल हैं। आप उस प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर अपनी यूरिन का सैंपल 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो उससे आपको उसके अंदर जो लाइट डिटेक्ट होंगी उससे आपको प्रेगनेंसी का कंफर्मेटरी टेस्ट पता पड़ जाएगा। यदि आप टेस्ट किट को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने ब्लड सैंपल से भी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपको आपके प्रेगनेंसी का टेस्ट पता चल जाएगा। न्यूट्रिशन एंड केयर, ये पॉइंट हमारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। जबकि हमारे जो पेरेंट जो फीमेल पार्टनर है उसके गर्भ में जो शिशु होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सबसे फर्स्ट जो पर्सन होते हैं वो हम ही होते हैं। इसलिए इस पॉइंट को हमारे को काफ़ी अच्छे से समझना और क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, जब हम इस धरती पे सबसे पहली बार पहले दिन से जन्म लेते हैं, कहाँ पर? हमारी मम्मी के गर्भ के अंदर। उस दिन से हम जो न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं वो हमारी मदर से ही हम लोग लेते हैं। तो हमारी मदर ने जिस तरीके का न्यूट्रिशन खाया वो ही हमारे को बॉडी के अंदर मिलना शुरू होता है। वही डाइट, वही न्यूट्रिशन, वही जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ को शुरू करने के लिए बेसिक चीज़ों को स्टार्ट करती है। तो जैसा आप खाओगे वैसा ही आपके बच्चे को मिलेगा। अब हमने हमारी मदर के गर्भ में जिस तरीके का न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद हमने बर्थ लेने के बाद इस एनवायरनमेंट में आकर के जिस तरीके का न्यूट्रिशन खाया वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो जैसा हम लोग खाते हैं वैसे ही हम अपने बच्चों को देने के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। ये सिर्फ फीमेल या मेल की एक अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, पेरेंट दोनों को ही बनना होता है। इसलिए दोनों की ही जिम्मेदारी होती है कि वो शुरुआत से ही अपने खान पान के ऊपर ध्यान दें, अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिशन खाए, जिससे कि जो आने वाले आपकी जनरेशन है उसको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की आप लोग लाइफ प्रोवाइड कर सकें। आप अपने बच्चे को यदि कोई एक अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज़ है उसकी अच्छी हेल्थ। आप अपने बच्चे के लिए आज से ही अच्छा न्यूट्रिशन खाने लग जाए, आप उसको एक अच्छी हेल्थ दे दीजिए, ज़िंदगी में उस गिफ्ट से वो सारी चीज़ों को अचीव कर लेगा। लेकिन यदि आप अभी से ही ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, किसी तरीके का एडिक्शन कर रहे हैं या अपने खाने में लापरवाहियाँ कर रहे हैं, सिंथेटिक फूड खा रहे हैं, तो इस तरीके की न्यूट्रिशन से आप अपने बच्चे को जेनेटिकली बेस्ट जो डिजीज़ होती हैं, कई तरीके के शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं गिफ्ट में ही जेनेटिकली आप उसको दे देंगे। कैंसर, इस तरीके की चीज़ें बच्चों को गिफ्ट में माता पिता, आजकल के जो माता पिता हैं इस तरीके के जंक फूड वगैरह खाने के जो एडिक्ट हैं, जो इस तरीके के अल्कोहल वगैरह लेने के एडिक्ट हैं, इस तरीके की गलत चीज़ें खाते हैं, वो अपने बच्चे को इनडायरेक्टली इस चीज़ को देंगे क्योंकि ये चीज़ें उनके अंदर जा रही है और फिर ये सफ़र शुरू होगा आपके बेबी के आपके पेट में आने से।
और फिर आप अपने बच्चे को क्या देंगे। इसलिए एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक फादर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो किस तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, किस तरीके का न्यूट्रिशन की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इसलिए एक जो मदर होती है उसको न्यूट्रिशन जो दिया जाए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर इस तरीके के जो जंक फूड, सिंथेटिक फूड होते हैं, अल्कोहल होता है, इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। एक जो मदर होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी कुछ फेस करती है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये न्यूट्रिशन और जो केयर है इस पॉइंट को हमारे को इस प्रेगनेंसी की जर्नी के अंदर कंसीडर करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक जो फीमेल होती है उसकी लाइफ का सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जो पार्ट होता है वो प्रेगनेंसी के 9 जो मंथ्स होते हैं वही होता है। आपको शायद ये चीज़ जान करके हैरानी होगी। जब स्टडीज़ को देखेंगे तो पता पड़ेगा कि कोई इंसान अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिस पॉइंट को फेस करता है वो 9 मंथ की जो जर्नी एक फ़ीमेल की निकलती है वो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की होती है। आप स्टडीज़ में ये चीज़ देखेंगे कि जो स्ट्रेस होता है ये ना कि सिर्फ मदर को जब और बल्कि उनके जो पेट में जो बच्चा है, जो पल रहा है बच्चा, उसकी भी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो बच्चा स्ट्रेस के अंदर रह कर के बड़ा होता है वो बच्चा बड़ा होकर के काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है, अपने में सिमटा हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा भयभीत, डरा हुआ टाइप का रहता है। वो सोसाइटी के अंदर इजीली स्ट्रगल नहीं कर पाता। आप आम बच्चों के अंदर और उस बच्चे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों में अंतर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको जो वॉर्म के अंदर जो एनवायरनमेंट मिला, जो दिया गया और जो मिला, वो सब उस बच्चे को अफेक्ट करता है। ना कि सिर्फ बच्चे को बल्कि जो मदर होती है इन 9 मंथ के अंदर यदि उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है तो इसकी वजह से उस मदर की पूरी लाइफ के ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है कि वो डिप्रेशन में रहने लग जाती है या चिड़चिड़ी हो जाती है या फिर उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो परेशान रहती है, क्योंकि बॉडी में काफ़ी सारी वीकनेस आ जाती है। इसीलिए एक अच्छे पार्टनर के होते हुए ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हमारी जो वाइफ है जिसको हमने इस पूरी दुनिया में सबसे यूनिक मानते हैं, हमारा हम सफ़र चुना है, उसका ये स्ट्रेस मैनेज करें, उसके इस स्ट्रेस को डिवाइड कर दें, उसके स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश करें जिससे कि उसकी ये जो 9th मंथ की जर्नी है ये स्ट्रेस फ्री रह सके। वर्क एंड ट्रेवल, जैसे कि हमारे परिवार में हम लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम हमारी फैमिली को सपोर्ट करें, हम हमारे परिवार की जिम्मेदारियां हैं इसको बांट लें। इसी वे में हम लोग क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं। अब देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं तो जो फीमेल होती है यदि वो प्रेगनेंसी के दौरान वर्क कर रही हैं तो उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या आप जिस वर्क प्लेस पे जॉब कर रही हैं वहाँ पे आपको केयर प्रोवाइड होती है, क्या आपकी सुरक्षा की वहाँ पे जिम्मेदारी है, क्या आपके वर्क प्लेस पर आपको स्ट्रेस ओवरलोड तो नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ये जनरली हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है कि वर्क प्लेस पे फीमेल्स के साथ आज भी काफ़ी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस वजह से आपको इस चीज़ को कम से कम इस 9 मंथ की जर्नी के अंदर कंसीडर करना चाहिए कि आप अपने बच्चे के लिए कम से कम इस तरीके की रिस्क को ना लें। यदि आपके वर्क प्लेस पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को या तो सॉल्व कीजिए या फिर इस 9 मंथ की जर्नी में आप वहाँ से स्किप कीजिए, क्योंकि ये जो वर्क है ये आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। ये वर्क जो है आपको अफेक्ट कर सकता है, आपको किसी ना किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वर्क वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए यदि आप वर्किंग महिला हैं तो। ट्रेवल, अगर हम पहले की बात करें, जब पहले इतने ज़्यादा ट्रेवल के संसाधन नहीं थे
तो पहले क्या था, जो प्रेगनेंसी की जो 9th मंथ की जर्नी हुआ करती थी, उस 9th मंथ की जर्नी के अंदर लोग एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाते थे। 9th मंथ के अंदर फीमेल घर पे ही मोस्टली रेस्ट किया करती थी, घर के काम काज कर लिया करती थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे क्योंकि कई सारे व्हीकल्स हैं, एयर व्हीकल्स हैं, रेलवे है, रोड है, तो इस तरीके के जो हमारे पास अब ऑप्शंस हैं उसके यूज़ से हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। ये जो हमारी अप्रोच है, ये 9th मंथ की जर्नी में हमारे को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं ना, ये हमारे बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे? यदि आप किसी हिल्स स्टेशन में जा रहे हैं, तो आपके लिए तो वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, लेकिन आपके बच्चे के लिए, आपके फीमेल पार्टनर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। कैसे? जब आप हिल्स स्टेशन पे जाते हैं, तो ऊंचाई पे जाने के बाद जो एयर का प्रेशर होता है वो डाउन होता है, और ऊंचाई पे जाने के बाद जब एयर का प्रेशर डाउन होता है, तो आपने कई लोगों को देखा होगा हिल्स स्टेशन पे जाने के बाद लोगों को वॉमिटिंग होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, डिजीनेस फील होने लग जाता है। तो इस वजह से यदि आपके फीमेल पार्टनर को आप लेकर के हिल्स एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये उसको होना स्वाभाविक है, क्योंकि 9th मंथ की जर्नी के अंदर चक्कर आना, उल्टी होना या डिजीनेस जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, या मूड स्विंग जो प्रॉब्लम होती है, ये तो कॉमनली होता ही है। इसके साथ साथ आप हिल्स स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे एयर का प्रेशर डाउन हो रहा है, तो इस वजह से उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब जब आप हिल्स स्टेशन पे पहुँचेंगे, तो आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होगा। एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा कि जैसे ही वॉमिटिंग होगी, तो बच्चे के ऊपर मसल्स प्रेशर पड़ेगा, वॉम अंदर की तरफ प्रेस होगा, इससे बच्चे को हार्म हो सकता है। आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ सकता है। आप वॉमिट करेंगी तो आपको पुश करेगा आपका पेट आपको अंदर से, इस वजह से आपके बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये भी उसको हार्म कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए, इसमें आपके वॉम के ऊपर किसी भी तरीके की आपको प्रेशर का सामना करना पड़े। तो आपको इस चीज़ से बचने के लिए ट्रेवल करने के दौरान हिल्स स्टेशन पे जाने से बचना चाहिए, ऐसी जगह पे जाने से बचना चाहिए जहाँ पर आपको मैकेनिकल शॉक लगे। जैसे कि आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जा रहे हैं, तो वहाँ पे सीट बेल्ट ला के जाएंगे, तो सीट बेल्ट आपने जो बांध रखी है उससे बच्चे के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। इसलिए जब आप ट्रेवल करें, प्रेग्नेंट हैं, तो सीट बेल्ट को कम से कम इस तरीके से लगाएं कि वो बच्चे के ऊपर फुली टाइट होकर के ना आए। इससे क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बच्चे के ऊपर वो चीज़ का प्रेशर नहीं आएगा। ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं उस पे जाने से बचें, ऐसी लोकेशन पे जाने से बचें जिसमें टेम्परेचर का भी काफ़ी जल्दी चेंज होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर रहता है ये हमारी प्रेगनेंसी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा सही होता है। 35 टू 37 जो डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा सही माना जाता है। यदि आप इस तरीके के टेम्परेचर को मेंटेन करके रहेंगे, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको आपके प्रेगनेंसी की जर्नी जो है उसके अंदर कंसीडर करने चाहिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो सेक्स एजुकेशन में हमारे को क्लियर कर लेने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेस्ट पोजीशन फॉर स्लीप। एक जो मदर है उसको प्रेग्नेंट होने के बाद किस पोजीशन में सोना चाहिए। जनरली हम लोग जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हमें पता जाता है कि आप लोग राइट साइड में सोएंगे तो आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होगा। लेकिन यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो उसके बाद आपको लेफ्ट साइड की पोजीशन में सोना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या रीज़न है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम लेफ्ट साइड में होकर के सोते हैं तो जो मदर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो होता है,
आसान शब्दों के अंदर हमारी जो मदर की स्पाइनल कोड होती है उससे गुजरने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उससे मदर को इजीली जो ब्लड का फ्लो होता है वो आसानी से हो जाता है। दूसरी बात कि जो बेबी होता है मदर के वॉम के अंदर उसके ऊपर किसी भी ऑर्गन का एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। जो मदर के किडनी और जो लीवर होते हैं उसके ऊपर भी ऑर्गन्स का एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं होता है जब वो लेफ्ट साइड की पोजीशन पे सोती हैं। इसीलिए एक मदर जो प्रेग्नेंट है उनको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। दूसरी बात, इस सेक्स इज गुड इन प्रेगनेंसी। यदि आप देखेंगे तो कई सारे लोग जो सेक्स होता है इसको लेकर के वैसे भी काफ़ी सारी भ्रांतियों के अंदर जी रहे हैं और साथ ही वो प्रेगनेंसी के अंदर सेक्स करना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वजह है जो नहीं करना चाहिए, इस तरीके के सवालों में उलझे हुए रहते हैं। उलझे हुए रहने के बाद वो क्या करते हैं, कई सारी गलतियां करते हैं, अपने पार्टनर के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो 9th मंथ की जर्नी होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। अब यदि आप इसके अंदर अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती करते हैं तो सोचिए उसको कितना बुरा फील होता होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यदि बात प्रेगनेंसी के बाद सेक्स की आ रही है तो हमें सबसे पहले हमारे पार्टनर से बात करनी चाहिए। क्या वो आपके साथ सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल है? क्या उनको इस चीज़ के लिए उनका मन गवाही देता है? क्या वो अपनी फिजिकली कंडीशंस के साथ आपके लिए इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं? इसमें आपके पार्टनर का जो कंसेंट रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप अपने पार्टनर से इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि वो आपके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हैं और वो आपके साथ कंफर्टेबल है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि क्या इस चीज़ को प्रेगनेंसी में किया जा सकता है या नहीं। जी हाँ, इसको प्रेगनेंसी में किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी हमारे को बरतनी पड़ती हैं। वो क्या सावधानियां हैं? सावधानियां ये हैं कि यदि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप उसके साथ उसके कंसेंट से सेक्स करने की सोच रहे हैं तो आप ये चीज़ जानें कि क्या आपकी वाइफ को डिलीवरी के दौरान किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ था। क्या उनको सिजेरियन डिलीवरी हुई है या उनको किसी तरीके की डिलीवरी में जो टाँके लगाए गए थे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या उनको वेजाइनल से रिलेटेड कोई पेन या इस तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लीजिए। यदि उनको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स को अवॉइड कर दीजिए। यदि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, और ज़्यादा ज़रूरी है तो आप डॉक्टर की भी इसके अंदर सलाह ले सकते हैं। राइट पोजीशन फॉर सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका मेन है कि यदि हम हमारे पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए राजी भी हो गए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो अब किस पोजीशन के अंदर आकर के हमारे को हमारे पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहिए। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। कई सारे लोग बाग इस पे गलत अंदाजा लगा करके बैठे हैं। सही आंसर ये है कि जिस तरीके से जनरली मैन ऑन टॉप, मतलब कि फीमेल नीचे और मेल पार्टनर ऊपर, इस तरीके की जो पोजीशन हम लोग यूज़ करते हैं, ये पोजीशन प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ फीमेल के साथ नहीं करनी चाहिए। ये पोजीशन बिल्कुल गलत है। जब आप अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं उस समय आपकी वाइफ टॉप पे होनी चाहिए, वुमेन ऑन टॉप और मेल पार्टनर नीचे होना चाहिए। इस पोजीशन से आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं होगा और उसके साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इजीली इंटरकोर्स भी हो जाता है और इस वजह से उसको किसी भी तरीके का पेन या इस तरीके की संभावना की जो रहती है कुछ दिक्कतें, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको राइट पोजीशन
फीमेल ऑन टॉप रखनी है और पहले उससे कंसेंट करना है, उसकी मन की बात जाननी है। यदि वो तैयार है और उसको ये चीज़ें नहीं पता कि उसको क्या पहले कॉम्प्लिकेशन हुए थे, उससे क्या दिक्कत हो सकती थी, आपका मेल पार्टनर होते हुए फ़र्ज बनता है कि आप उसको ये चीज़ें बताएं कि आपको ये पहले हुआ था, इसकी वजह से चीज़ करना गलत है। यह आपका ही फ़र्ज है कि आप उसको ये चीज़ें क्लियर करें। हाउ मच यू कैन लिफ्ट वेट इन प्रेगनेंसी, ये चीज़ हमारे को क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स घर के अंदर काफ़ी सारे काम करती हैं। 9 महीने की प्रेगनेंसी में बहुत कम महिलाओं को रेस्ट प्रॉपर तरीके से मिल पाता है। उनको अपने घर के कई सारे काम प्रेगनेंसी के दौरान करने पड़ते हैं, वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस दौरान हमारे को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे को कितनी किलोग्राम का वेट हमारी प्रेगनेंसी के दौरान उठाना चाहिए और उससे कितना अधिक वेट हमारे को इग्नोर करना चाहिए। तो 8 किलो से अधिक का जो भी सामान है, कुछ भी, उसको हमारे को नहीं उठाना है। अगर हम 8 किलो से ज़्यादा के वज़न को उठाते हैं तो वो हमारी प्रेगनेंसी को किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशन में ला सकता है। अब जो 8 किलो का वज़न उठाना है वो भी कैसे उठाना है, ये भी एक इसके अंदर आर्ट है प्रेगनेंसी के अंदर, कि 8 किलो का जो वज़न है वो भी हमारे को कैसे उठाना चाहिए। आप यहाँ पे जो ये पिक देख रहे हैं एक मदर की, इसके अंदर जिस पोजीशन के अंदर ये मदर अपने घुटनों को मोड़ के बैठी हैं, इस पोजीशन में आकर के आप बैठें, फिर जाकर के जो कोई भी वेट है जो 8 केजी के अंडर है आप उसको अपने हाथ में उठाएं। आप खड़े खड़े ही किसी वेट को यदि अपने हाथ में ले लेंगी तो इससे क्या होगा, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उससे आपके वॉर्म के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होगा और उस वजह से आपके वॉर्म के अंदर जो बेबी है उसको कॉम्प्लिकेशन से फेस करने पड़ जाएंगे। इसलिए आपको ये आर्ट सीखनी है घर में। यदि कोई भी प्रेग्नेंट महिला है उसको आप ये जानकारी जरूर बताएं, बाहर भी इस जानकारी को बताएं कि आपको वेट किस तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो वेट वाला आर्ट है जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होता, सभी लोग सीधे ही वेट को अपने हाथ में ले लेते हैं और इस वजह से मदर को और उसके बेबी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस जानकारी को, जितनी भी यहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, ये सेक्स एजुकेशन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रेगनेंसी में लोगों को पता नहीं होते, क्योंकि हम हमारे जेंडर की तो बातें जानते हैं, अपोजिट जेंडर के साथ क्या बिहेव करना है ये हमें पता नहीं होता। इसलिए हमारे को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। Will your breast affected by breastfeeding? Have you tension about its shape? बहुत सारी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखती हैं। वजह यह है कि जो अभी सोशल मीडिया, फिल्म्स, जितने भी जगह पर इस तरीके की हमारे को प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे महिलाओं की सुंदरता को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें गढ़ी जा रही हैं, उसकी वजह से जो महिलाएं हैं अपने सुंदरता को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वो चीज़ के ऊपर माइंड करती हैं और उनकी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के भी वो अब इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गई हैं। काफ़ी सारी एक्ट्रेस को देख करके आजकल की जो फीमेल्स हैं उनकी कॉपी करने लग गई हैं। बच्चे को दूध पिलाने से वो ऐसा समझती हैं कि इससे उनके जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो बिगड़ जाएगा, उनकी सुंदरता प्रभावित होगी। जबकि जो स्टडीज़ है वो ये बताती हैं कि आप यदि